तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें हम एक्सक्लूसिवली सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। और ये ज्योग्राफी का वीडियो है। तो पार्ट 3 का जो वीडियो था मेरा प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं या वाटर के कौन कौन से लेवल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस किया था ग्राउंड वाटर के क्या होता है, एटमॉस्फेरिक वाटर क्या होता है। उसके बाद की जो सीरीज़ है ये सोशल साइंस की बुक में एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो बताया गया है उस चीज़ को कवर मैंने इस पार्ट में किया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे इस पार्ट में आज के इस वीडियो में। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद ये देख रहे हैं आज के टॉपिक में हम कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है वाटर को। सो एज यू नो दैट वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम्स आर मल्टीफेसिटेड। जो वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम है वो क्या है, मल्टीफेसिटेड। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉब्लम हर जगह है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूँ आपसे कुछ रीजंस की, सो दे पर्टेन टू अवेलेबिलिटी, यूज़, क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं वाटर की, ये अवेलेबिलिटी के बेसिस पे हो सकती है, यूज़ के बेसिस पर हो सकती हैं, क्वालिटी के बेसिस पर हो सकती है और मैनेजमेंट के बेसिस पर भी हो सकती हैं। अगर हम आगे बात करें तो हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के समय इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे देश में सफिशिएंट वाटर की अवेलेबिलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे आप जानते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। मतलब वाटर का जो लेवल था वो इनसफिशिएंट होता चला गया। स्पेशली साउथ इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी जनरली समर के सीज़न में, गर्मियों के मौसम में देखी जाती है। वहाँ का एक शहर है जो तमिलनाडु की कैपिटल है, उसका नाम है चेन्नई। तो चेन्नई में हर साल वाटर स्कार्सिटी होती है, वेयर एज इट इज़ नॉट सो इन रेनी सीजन। लेकिन बारिश के मौसम में ऐसा रहता है, आप जानते हैं हर जगह पर मैनेजमेंट हो जाता है पानी का, हर जगह दिक्कत हट जाती है पानी की। बट मेनली समर के सीज़न में ये प्रॉब्लम होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि गर्मियों के मौसम में वाटर लेवल कितना ज़्यादा गिर जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन पावर सप्लाई। अब ये वाटर रिसोर्सेज जो किस बात पर निर्भर है, किस चीज़ पर निर्भर है, तो पावर सप्लाई अगर उस रीजन में है प्रॉपरली, अगर उस रीजन में पावर सप्लाई प्रॉपर है तो वाटर इजीली सब लोगों को मिलता रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि कुछ एरियाज़ में इरीगेशन ट्यूबवेल्स के थ्रू किया जाता है, और ट्यूबवेल्स के थ्रू आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारा पानी जो होता है वो खर्च हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट इसका कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे किस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। इसलिए कंजर्वेशन करना, यूटिलाइजेशन करना और मैनेजमेंट करना वाटर रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी आज के समय में बन गया है। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं किस तरह इसको आप कंजर्व कर सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ है इन व्यू ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर हम बात करें कि पानी की लिमिट को देखें हम, तो इसकी जो बढ़ती हुई डिमांड है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, इस डिमांड के कारण कम होती जा रही है। अब कुछ स्टेप्स यहाँ पर देख सकते हैं जिसके कारण ये एसेंशियल हो गया है कि आप वाटर को कुछ पॉइंट से या कुछ तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ है टू कलेक्ट द रेन वाटर। आप रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं ड्रेनिंग ऑफ से। तो बहुत सारे ऐसे मीडियम इसके थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई बड़ा टैंक बनाकर छत का एक पाइप लगाकर, छत से पाइप कनेक्ट करके उस टैंक में जो भी बारिश का पानी होता है उसको वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। इसको हम जनरली वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड बोलते हैं, है ना, सोक फिट इसको बोला जाता है। तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नाम से इस मेथड को जानते हैं। अगला पॉइंट ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट तरीके से भी आप वाटर रिसोर्सेज को बचा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस तरह से मैनेजमेंट किया जाए कि जो भी वेस्टेज है, फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है, ओके, और डोमेस्टिक वेस्ट है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से मैनेज हो कि ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से बचाया जा सके। और पोल्यूशन से बचा सकते हैं हम वाटर रिसोर्सेज को। जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा कचरा डाल देते हैं, है ना, नदियों में जो है, नालियों के थ्रू, और घर का कुछ कचरा होता है, ये सब चीज़ें चली जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि
21st सेंचुरी में हम वाटर को एकदम साफ़ रखें, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो जल है तो जीवन है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रॉपर्ली मैनेज होती रहे। आगे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। अगली हेडिंग की बात करें हम तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का नेचर में बहुत इंपॉर्टेंस है, और ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस तरह से इसका यूज़ होता है और इसको कंजर्व किया जा सकता है वो हम देखते हैं अब। द लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस विद डोमिनेंस ऑफ ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल वेजिटेशन नोन एज फॉरेस्ट। अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर, पेपर चेकर, कि बताइए फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि अर्थ सरफेस का जो लार्ज एरिया पेड़ों से भरा हुआ है उसको ही हम बोलते हैं क्या, नेचुरल वेजिटेशन, और इसको ही हम बोलते हैं क्या, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर। आप जानते हैं कि ये वैल्यूएबल गिफ्ट है नेचर के, ये इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, और अर्थ सरफेस के 1/4 पार्ट जो है, मतलब अराउंड 25% जो है वो फॉरेस्ट से ही कवर है। लेकिन ऐसा है कि लोगों की नीड बढ़ती गई, जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते गए, ग्रीडी होते गए, लालची होते गए, और इस तरह से एग्रीकल्चर सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने इन फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। तो अब अगर आज की बात करें हम, यानी कि प्रेजेंट टाइम की या 21st सेंचुरी की, तो हमारे पास केवल 15% एरिया बचा हुआ है अर्थ सरफेस में जो फॉरेस्ट से कवर। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह से फॉरेस्ट को उजाड़ा गया है, एक ग्लोबलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। आगे देखते हैं अगली हेडिंग में हम। अब अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, तो जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड होता है। एक तो क्या है कि लोकेशन होना चाहिए किसी एरिया की, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, उस पर नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड होता है, मतलब पेड़ हुए, वहाँ का फ्लोरा फोना। सो नेचुरल वेजिटेशन हर जगह पर आप जानते हैं अलग अलग है। क्यों है अलग अलग? क्योंकि हर जगह लोकेशन अलग अलग है। कोई शहर ऐसे हैं जो पहाड़ों में बसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं तो एकदम प्लेन्स पर हैं वो, और सॉइल कंडीशंस भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह सेम नहीं है, इसलिए नेचुरल वेजिटेशन हर जगह पर आपको वेरिड फॉर्म में मिलेंगे। वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। हर तरह के फॉरेस्ट भी इंडिया में मिलेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है, इसको बोलते हैं हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने ये बताया है कि 47,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। पूरी दुनिया में लगभग 47,000 स्पेसीज हैं पेड़ों की, प्लांट्स की, और उसमें से 5,000 स्पेसीज जो हैं वो केवल इंडिया में मिलती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो हमारा भारत कितना ज़्यादा अतुल्य भारत है, कितना इनक्रेडिबल है, जिसमें 47,000 और 5,000 स्पेसीज हमारे देश में है केवल प्लांट्स की। इसलिए हमारे यहाँ लोग नेचर को गॉड के जैसा मानते हैं और उनकी पूजन करते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर फॉरेस्ट को आप क्लासीफाई कर सकते हो इनटू 5 टाइप्स। द फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड मॉनसून फॉरेस्ट, वेट मानसून फॉरेस्ट एंड ड्राई मानसून फॉरेस्ट, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, हिमालयन फॉरेस्ट। तो अब जब मैं नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगा या नेक्स्ट मेरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, मानसून फॉरेस्ट क्या होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, डेल्टा रीजन में किस तरह के फॉरेस्ट होते हैं, और हिमालय में फॉरेस्ट कैसे हैं। ओके, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।